कहीं सीजेपी की विचारधारा भी वामपंथी वाली विचारधारा तो नहीं है? सबसे बड़े वामपंथी भगत सिंह थे। वामपंथ के नाम पे तो कुछ लोग नक्सली बन जाते हैं। नेहरू जो थे उनको भी आप वामपंथी में ही काउंट कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो ऑफ कोर्स, इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद। वामपंथ को देश धरोहर के साथ जोड़ दिया गया है ना कि हाँ ये टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। यही लोग तो जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वरना आप सीधा बोलिए ना, भारतीय एकता जिंदाबाद। सीजेपी की कौन सी विचारधारा है वैसे? कोकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का आज 14वां दिन है और भूख हड़ताल का 6ठा दिन है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ देर के बाद में, अभी शाम के 7 बजे हैं, तो आंदोलन का 15वां दिन और भूख हड़ताल का 7वां दिन शुरू हो जाएगा। मेरे साथ में है विजेता दहिया, कोकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। वैसे सर आपको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग जानते हैं, आपका स्वागत है। तो वैसे दूसरी बार हम इस चैनल पे मिल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा मनीष। सर जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों की कहते हैं क्यूरियोसिटी, सवाल, मतलब इच्छाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उभर के सामने आ रही हैं। शुरुआत में थी, बाहर निकल के आ रही हैं कि अब इसका बनेगा क्या, वो तो आम सी चीज़ें हैं। बट सरकार तो ढीठ हो गई है अगर हम ये देखना चाहें। सोनम वांगचुक सर पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। हालांकि इससे पहले इन्होंने भूख हड़ताल आंदोलन किए, इससे पिछली बार तो इनके ऊपर एनएसए लगा दिया था। इसके ऊपर भी सवाल निकल के आ रहे हैं कि इस बार सरकार क्या करने वाली है। और ये भी है ना कि पहले जो भूख हड़ताल थी वो फिर भी लद्दाख में थी, और अभी लद्दाख से दूर, उनके होम टाउन से दूर, दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है जून के महीने में, जो कि अपने आप में ही ये गर्मी इतनी टायरिंग है ना, और उसके साथ में फिर भूख हड़ताल के 6 दिन। सोनम वांगचुक सर से आपकी बात होती होगी, क्या कैसी चल रही है उनकी तबीयत वगैरह, कैसी है अभी? मैं तो दरअसल काफ़ी टॉकेटिव हूँ और मैं पसंद भी करता हूँ सर को, तो ऐसे बात करने का मन करता है, लेकिन फिर ये भी मुझे ख्याल रहता है कि उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ना लगे, क्योंकि जब आप भूख हड़ताल पे हो तो हर एक बिट ऑफ एनर्जी आपको कंजर्व करना चाहिए। तो थोड़ी बहुत बस हाल चाल पूछ लेते हैं, अभी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। बोलते हैं नेक्स्ट क्या? अभी जैसे आप पेपर लीक का मुद्दे उठा रहे हो, इसके आगे क्या है, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है कोकरोच जनता पार्टी का? कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये मुद्दा पूरा हो जाता है, सरकार इसके ऊपर अगला कदम ले लेती है, या फिर कोकरोच जनता पार्टी को एक अपना जो परिणाम चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो इसके आगे कौन सी चीज़ें हैं? क्या राजनीति में उतरने का है, या फिर इसके आगे भी इसी तरीके से जो देश के अलग अलग जो समस्याएं हैं उनके ऊपर काम करने का? हाँ, अभी तो मुझे यही लगता है कि देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बातचीत होनी चाहिए, जिन पे पर्याप्त तरीके से बातचीत भी नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आप कोई देखिए, जो किसान है ना, उसके घर से तो कोई मीडिया में नहीं है, और इसलिए इवन दो किसान एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, लेकिन उनके अगर आप खबरों के परसेंटेज देखें तो 70% लोगों के हिस्से आती है मुश्किल से 6-7% खबरें। और भी रूरल प्रॉब्लम्स हैं, जातिवाद जो है अगेन एक बड़ी समस्या है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम भी है, तो आदिवासी जो हैं वो उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो हर तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, और देश का हर एक जो नागरिक है उसके जो अधिकार है उसको मिलने चाहिए, एक लाइफ ऑफ डिग्निटी उसको मिलनी चाहिए। आप इन समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या कौन सी मानते हैं जो देश के लिए मतलब सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि रोड़ा है, और उसको दूर किया जाना सबसे पहले ज़रूरी है, और उसके ऊपर भी सीजेपी है वो काम करेगी? देखिए, अक्सर लोग इस तरीके से बात करते हैं कि देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है जो झेल रहे हैं, राइट? अब कोई इंसान गरीबी झेल रहा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है ना, और कोई इंसान है जो जातिवाद की वजह से किसी की जान चली जाती है कि तूने मूंछ क्यों रख ली, और बस इस बात पे किसी को मार दिया। और वही हर तरीके की, कोई है जिसके पास स्कूल नहीं है, अगर हॉस्पिटल अच्छे नहीं है तो किसी की उस वजह से जान चली जाती है। तो हर तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब आप यही कहना चाह रहे हो कि हर किसी के लिए समस्याएं अलग अलग हैं और बड़ी हैं। मेरे लिए क्या पता हेल्थ सेक्टर में कुछ मुझे सुविधा कहीं नहीं मिली हो, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सबसे बड़ी है मेरे लिए। आपको लगा लो एजुकेशन में कुछ लगा हो तो हाँ, ये एजुकेशन में ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, तो आपके लिए एजुकेशन में वो समस्या सबसे बड़ी है। सही बात है, जिसके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं
और स्कूलों की फीस, प्राइवेट स्कूलों की देखो कितनी ज़्यादा हो गई है ना, 15-20 हज़ार तक भी फीस हो गई है। तो वो आदमी जो बहुत ज़्यादा कमाता नहीं है और काश उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ पाते अगर स्कूल अच्छे होते, है ना, लेकिन अभी तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उसके लिए ये वाली प्रॉब्लम है। और कोई इंसान अगर बीमार है और उसे इलाज चाहिए और अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, तो उसके लिए वो एक प्रॉब्लम है। फिर कोई अगर बेरोज़गार है तो बेरोज़गारी का जो एक समस्या है वो मतलब हर रोज़ उसको झेल रहे हैं। उसका एक दंश, बेरोज़गारी का दंश हर रोज़ झेल रहे हैं। माँ बाप से पैसा लेने में भी शर्म आती है। जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन था उनका आपको साथ मिला, उसके बाद में सवाल उठना शुरू हुआ सोशल मीडिया पे कि ये जो वामपंथी स्टूडेंट ग्रुप है, स्टूडेंट यूनियंस हैं, उनका साथ सीजेपी को मिल रहा है या सीजेपी उनका साथ चाह रही है। उसके बाद में कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सीजेपी की विचारधारा भी वामपंथी वाली विचारधारा तो नहीं है, या फिर उसी रास्ते पे वो नहीं चलना चाह रही है आगे, या उसी रास्ते पे तो नहीं जा रही है आगे। देखिए देश में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैला दिया गया, अरे चुप करो वामपंथी आ जाएगा। पर ना, वामपंथी तो अगर देश में कहें सबसे बड़े वामपंथी भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जिन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया सबको मिला के। तो क्या आप कह सकते हो कि भगत सिंह गलत थे या नेताजी बोस गलत थे? नहीं ना। तो अगर हम उसके हिस्ट्री भी देखें तो जो फ्रेंच क्रांति में जो क्रांतिकारी थे, जो क्रांति चाहते थे, है ना, जिनका नारा था आज़ादी बराबरी बंधुता, जो आज के टाइम में हमारे संविधान में भी है ना, तो उनको वामपंथी कहा जाता था क्योंकि वो फ्रेंच असेंबली में लेफ्ट साइड पे बैठते थे और जो चाहते थे कि राजा का ही शासन रहे, है ना। क्यों? क्योंकि वो उस व्यवस्था में मलाई चाट रहे थे, जो कि नोबिलिटी थे या क्लर्जी थे, जो पादरी होते थे, तो वो लोग उसमें मलाई चाट रहे थे, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था और जो आम लोग थे वो परेशान थे, है ना। तो जो ये लोग थे जो राइट साइड में बैठते थे उन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता था। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, वामपंथ के नाम पे तो कुछ लोग नक्सली बन जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो फिर तो कई लोग ऐसे भी हैं कि जो इस्लाम को मानते हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे भी हैं, और कई लोग इस्लाम के नाम पे आतंकवाद भी करते हैं। सेम आप हिंदुइज़्म की बात करें कि स्वामी विवेकानंद जैसे भी लोग हैं, लेकिन कई लोग हैं जो जय श्री राम बोलते हुए किसी की लिंचिंग भी कर देते हैं। तो इससे ऐसा तो नहीं ना कि हिंदुइज़्म गलत हो गया, इस्लाम गलत हो गया, है ना। तो इसलिए जो वामपंथ है उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कम्युनिस्ट को भी वामपंथी कहते हैं, समाजवादी को भी वामपंथी कहते हैं, और जो इवन रिफॉर्मिस्ट है, नेहरू जो थे, उनको भी आप वामपंथी में ही काउंट कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो ऑफ कोर्स, इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद वो इंडिया में पहले इंसान थे जिन्होंने खुद को सोशलिस्ट कहा था। उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, आई एम अ सोशलिस्ट, और उनका काफ़ी फेमस कोट है कि द अदर सिस्टम हैज़ बीन फाउंड वांटिंग, सो वी कैन ट्राई सोशलिज्म बिकॉज हाफ आवर लोफ ऑफ ब्रेड इज़ बेटर देन नन। तो और उन्होंने भी, स्वामी विवेकानंद ने भी बराबरी की बात की, पेट्रियार्की के खिलाफ उन्होंने बात की। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा बनाना वामपंथ वामपंथ, तो ये तो फालतू की बात है। वामपंथ को देशद्रोह के साथ जोड़ दिया गया है ना, कि हाँ ये टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, ये ऐसे नारे लगाते हैं, और फिर उसके बाद में तो फिर उमर खालिद वगैरह, सरजील इमाम, उनके साथ भी जोड़ दिया जाता है। तो वो तो देखिए जिसकी इंटेंशन सही नहीं है वो तो कुछ ना कुछ करके अपना ऐसे मकड़जाल बुनेगा ही, है ना। और ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसका इसके साथ लिंक है, उसका इसके साथ लिंक है, और जॉर्ज सोरोस और जाने पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो वो तो कोई सेंस नहीं है। कोई भी अगर देश की एकता के खिलाफ बोलता है तो ये जो लोग ऐसे ही बातें करते हैं देश की एकता के खिलाफ, तो ये खुद बोलते हैं। यही लोग तो जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वरना आप सीधा बोलिए ना भारतीय एकता जिंदाबाद, वो क्यों नहीं बोलते बताइए। और फिर खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो आप काहे के राष्ट्रवादी जब आप पूरे राष्ट्र को एक देख नहीं सकते। सीजेपी की कौन सी विचारधारा है वैसे? नहीं देखिए, हम बहुत ज़्यादा आई थिंक विचारधाराओं में सब में फंस जाते हैं। एक सिंपल बात पे तो यार हम सब एग्री कर सकते हैं ना कि हमारे देश का जो तिरंगा है हम उसको सलाम करें, और देश का जो संविधान है हम उस पर चलें। जो संवैधानिक मूल्य हैं वो क्या है? आज़ादी, बराबरी, बंधुता और न्याय। और केवल बात ये नहीं है कि हमारे संविधान में है तो हम माने। ये संविधान में क्यों है उसका भी एक कारण है, क्योंकि एक बड़ी लॉजिकल और रैशनल चीज़ है कि सब लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए एक देश में, है ना, और सब लोगों में बंधुता भी होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए।
तो इस पे तो क्या वामपंथ और क्या दक्षिणपंथ, इस पे तो सबको एग्री करना चाहिए। आप भगत सिंह के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके बारे में कुछ भी आप कल स्टेज पे भी बता रहे थे। जी। क्या कौन सी किताबें पढ़ते हैं मतलब ऐसे आप? हाँ देखिए, जहाँ पे भी इंकलाब की बात होगी तो वहाँ पे भगत सिंह की बात ना हो, ऐसा तो कैसे हो सकता है। हाँ, तो कल स्टेज पे मैं एक उनका काफ़ी पुराना आर्टिकल है जून 1928 का, आज से 98 साल पुराना, जो कि कीर्ति पत्रिका में उस टाइम पे प्रकाशित हुआ था, धर्मवर फसाते उनादा इलाज। तो उसका मैं जो हिंदी अनुवाद था वो पढ़ रहा था, और क्योंकि दुर्भाग्यवश ऐसा है कि आज के टाइम में भी वो आर्टिकल रेलिवेंट है। होना ये चाहिए था कि वो रेलिवेंट ना होता और आज के टाइम में ऐसी कोई समस्या ना होती, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति और इस सब में लोगों को फंसाना, और इवन भगत सिंह उस आर्टिकल में जो कहते हैं कि कई जो अखबार वाले हैं उनका भी रोल रहे नफ़रत भड़काने में, तो आज भी हम वो सब चीज़ें देख रहे हैं। तो इसीलिए लोगों को वो आर्टिकल पढ़ के सुना रहा था। किताबें कौन सी पढ़ते हैं आप? वैसे फेवरेट किताबें होती हैं किस टाइप की और कौन सी किताबें अगर बताना चाहें? अब पिछले बहुत सालों से ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने ना पढ़ा हो, तो आई थिंक हर किसी को पढ़ना चाहिए। और मैं तो सिंस कंटेंट भी लिखता हूँ और नॉन फिक्शन भी पढ़ता हूँ, फिक्शन भी काफ़ी पढ़ा है। जैसे कुछ किताबें मैं कहूँ, द वाइट टाइगर जैसे बहुत कमाल की मुझे लगी थी, और द मेटामॉर्फोसिस फ्रांज काफ्का, 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, और प्रेमचंद को काफ़ी पढ़ा है, और रविंद्रनाथ टैगोर अगेन कमाल के वो हैं। फिर मोहन राकेश को का मतलब जितनी भी उनकी कहानियाँ हैं, नॉवेल्स हैं, नाटक है, सब पढ़े हैं। और अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, वाई द पुअर डोंट किल अस, कि गरीब हमें जान से क्यों नहीं मारते। ये मनु जोसेफ की किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किताब है, जो इंडियंस की साइकोलॉजी के बारे में बात करती है। चलिए, धन्यवाद आपका। कुछ मुद्दों पे बात की, बाकी अगर प्रोटेस्ट के आने वाले दिनों के बारे में कुछ बताना चाहें तो बताइए, क्योंकि किस तरफ ये मोड़ जा रहा है हर किसी के पास में इसका कोई जवाब नहीं है। अभी तो सर वही है कि द बॉल इज़ इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट, तो हम तो अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं, और नहीं करेगी सरकार कुछ और दिन तो मे बी फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा, इसे नेशन वाइड ले जाना पड़ेगा, यही है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे द स्वतंत्र, मैं हूं मनीष कुमार। नमस्कार।